Assalamualaikum, welcome back to yet another episode of Seekle, and today we are moving to the second episode of chapter number 13 second year. मैं इसे सेकेंड एपिसोड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चैप्टर नंबर 13 को हम स्टार्ट कर चुके थे और इनिशियल मैंने 3 टॉपिक्स आपको शॉर्ट जो है उसकी वीडियो भी यहाँ पर अपलोड कर दी है। तो आज हमने मज़ीद एक और मज़ेदार टॉपिक देखना है विच इज़ द सोर्स ऑफ करंट एंड द इफ़ेक्ट ऑफ करंट। ये दोनों टॉपिक हमारे पास शॉर्ट में जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं एंड बराए मेहरबानी सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे जो कि सेकेंड ईयर में मौजूद हैं और जिनका इनसे पाला पड़ना है वही इस वीडियो को देख सकते हैं, बल्कि दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द बॉयज़ हु आर इन 9th और 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कि आप अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो अच्छे तरीके से ग्रैब कर लें और जब भी आप लाइफ में कहीं पर भी करंट पढ़ें या सोर्सेज ऑफ करंट पढ़ें या उसके इफेक्ट पढ़ें तो आप एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो देखें और आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स जस्ट स्टार्टेड। वेलकम बैक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ करंट। ये सोर्सेज ऑफ करंट का टॉपिक आपको सेकेंड ईयर की बुक में चैप्टर नंबर 13 के अंदर मिल जाएगा एंड दिस इज़ अ शॉर्ट टॉपिक और ये स्टार्ट भी कुछ इनिशियल थ्योरेटिकल लाइन से हुआ है, यानी ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको डेरिवेशन पोर्शन जो है वो नहीं मिलता है। तो हम भी यहाँ पर 2-3 बातें करके और इस चीज़ को जो है वो डन करते हैं कि आपके पास सोर्सेज ऑफ करंट क्या हैं। अगर हम इसका लफ्ज़ी मतलब देखना चाहें या जिस तरीके से ये वर्डिंग हमें बता रही है तो सोर्स ऑफ करंट इज़ सच अ सोर्स विच प्रोवाइड यू द करंट। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको करंट प्रोवाइड करती हैं। तो लेट्स सपोज कि आपके पास एक वायर है, आप एक वायर को जो है वो एक सेल या बैटरी के साथ आप अटैच करते हैं तो इस वायर का एक एंड आपको सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना पड़ेगा और दूसरे एंड को सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना पड़ेगा। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपके वायर में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का या आपकी वायर में पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो जो है ये बन जाता है, जिससे हम कहते हैं कि यहाँ पर करंट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रैवल करना शुरू कर गया है। अगर इस करंट को आपने विजुअली देखना है कि वाकई करंट यहाँ पर पास हो रहा है तो आप एक छोटी सी एलईडी जो है वो इसके साथ यहाँ पर लगा सकते हैं। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है। जो बच्चे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उनको पता है कि इस तरह के छोटे छोटे सर्किट्स बना के ही हम लोग बड़े लार्जर सर्किट्स तक जो है वो जाते हैं। तो आप करंट को विजुअली जो है वो एक एलईडी से यहाँ पर जो है वो चेक कर सकते हैं, करंट की डिटेक्शन आप कर सकते हैं या आप यहाँ टेस्टर से भी इस तमाम चीज़ को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ इफ़ सपोज़ कि अगर मैं ये सेम वायर ही यहाँ पर लूँ और उस सेम वायर को बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दूं और दूसरे को भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दूं, ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है कि आप यहाँ पर 2 बैटरीज लें, 2 सेल लें और उस वायर को दोनों को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ें। अब आपके पास क्या होगा? नाउ यू हैव कनेक्टेड योर वायर टू बोथ द हायर टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। आपने दोनों को हायर टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है। अब आपके पास करंट का फ़्लो नहीं होगा बिकॉज करंट के फ़्लो के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है और वो तभी पॉसिबल है जब आप एक वायर को पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे वायर को नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं। अगर आपने दोनों वायर्स के दोनों एंड को आपने सेम पोटेंशियल के साथ अटैच कर लिया तो यहाँ पर कभी भी आपके पास करंट जो है वो फ़्लो नहीं करेगा। यही वजह है कि जब भी हम अपने बैटरीज़ जो है वो किसी भी डिवाइस के अंदर पुट करते हैं, मैं छोटी सी एग्जांपल रिमोट कंट्रोल की दे देता हूँ। तो रिमोट कंट्रोल में भी अगर आपने चार्जेस को एनर्जाइज रखना है और आपने टीवी के चैनल को चेंज करना है या आपने एसी को जो है वो ऑन करना है और ऑफ़ करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर सेल्स जो हैं या बैटरी जो है वो कुछ इस तरीके से लगानी पड़ती है कि एक टर्मिनल को आप पॉजिटिव टू नेगेटिव और दूसरे को नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये कनेक्शन जो है वो बनता है और आप इसको ऑपोजिट लगाते हैं। दैट इज़ द मेजर बिग रीज़न कि आपके पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश रहेगा, करंट आपके पास बनता रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको एक छोटी सी चीज़ का भी आंसर मिल गया है कि क्यों हम अपनी बैटरीज़ को जो है वो रिवर्स ऑर्डर में लगाते हैं इन एवरी डिवाइस जिसको हमने एनर्जाइज करना हो। इसके बाद हम चलते हैं कि हमारे पास करंट के सोर्सेज क्या हैं। तो मैं आपकी बुक ने यहाँ पे 4 सोर्सेज जो हैं वो बताए हैं और ये सोर्सेज कहीं ना कहीं किसी नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो आपकी बुक ने जिन चीज़ों के नाम लिए हैं मैं यहाँ पर वही चीज़ कोट कर रहा हूँ। नंबर 1 आपके पास सेल्स हैं, नंबर 2 आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए जनरेटर्स हैं, नंबर 3 आपके पास थर्मोकपल है एंड नंबर 4 आपके पास यहाँ पर सोलर सेल्स हैं।
तो हम एक एक करके तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये तमाम चीज़ें क्या हैं। सेल्स, जैसे आपको पता है, बैटरीज़, मैं स्टार्टिंग से आपको एग्जांपल देता आया हूँ, डायरेक्ट करंट हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पर दो किस्म के सेल्स हो सकते हैं। नंबर 1 इज़ प्राइमरी एंड नंबर 2 इज़ सेकेंडरी। ये प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या रीज़न है, इन दो नामों की क्या वजह है कि इसको अलग अलग कर दिया गया? बेटा, आपके पास कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि आप मार्केट से लेके आते हैं, जैसे सिंपल आपके पास बैटरीज़ होती हैं जो कि आप रिमोट कंट्रोल में यूज़ करते हैं। दीज आर नॉन रिचार्जेबल, ये रिचार्जेबल नहीं है, आप इनको रिचार्ज नहीं करते हो, तो इसको हम प्राइमरी सेल्स का नाम देते हैं। लेकिन जिस तरह आपकी यूपीएस बैटरी है, या इसके अलावा आपकी मोबाइल की बैटरीज़ हैं, या इसके अलावा आपके डीएसएलआर कैमरास की बैटरी हैं, तो वहाँ पर आप ये तमाम चीज़ों को रिचार्ज कर सकते हैं। तो रिचार्जेबल बैटरीज़ को हम सेकेंडरी सेल्स बोलते होते हैं। सो नाउ यू हैव ऑल द पॉइंट्स, और आपको ये पता लग गया है कि प्राइमरी सेल्स नॉन रिचार्जेबल एंड सेकेंडरी सेल्स आर रिचार्जेबल। हम मूव करते हैं टू द सेकेंड सोर्स ऑफ करंट एंड दैट इज़ जनरेटर। जनरेटर हमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, एंड वी नो दैट कि अगर हमारे घरों में लाइट चली जाए तो हम जनरेटर फ़ौरन जाके ऑन करते हैं और हमारे जो घर है उसको बिजली और लाइट और करंट जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। ये कैसे पॉसिबल हुआ है, इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम लोग चैप्टर नंबर 15 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको इतना बताता चलूँ, जनरेटर के अंदर एक कॉइल मौजूद होती है जो कि रन करती है जब आप इसको ऑन करते हैं, और जब ये कॉइल रन करती है तो ये मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। मैंने सेल्स में ये नहीं बताया कि कौन सी फॉर्म को कन्वर्ट किया जा रहा होता है। तो सेल्स में बेटा आपके पास जो है वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही होती है, क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर जिंक ग्रेफाइट मौजूद है और ये एक केमिकल फॉर्म को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर थर्मोकपल्स अवेलेबल हैं। और थर्मोकपल्स क्या होते हैं जी? थर्म मीन हीट एंड कपल मीन कोई भी ऐसी चीज़ जो एक साथ दोनों पेयर की फॉर्म में पड़ी हो। सो लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे दो मटेरियल्स पड़े हैं। नंबर 1, मैं एक मटेरियल को रेड कलर से शो कर देता हूँ, दूसरे मटेरियल को ब्लू कलर से। यहाँ पर आपके पास रेड कलर का मटेरियल जो है इसकी हीट जो है वो ज़्यादा है, दैट इज़ एट हायर टेम्परेचर, और जो ब्लू कलर का हमारे पास यहाँ पर आपको मटेरियल दिखाई दे रहा है, इस मटेरियल का टेम्परेचर जो है वो आपके पास लोअर है या कम है। तो आपके पास होगा क्या? आपके पास यहाँ से चार्जेस जो हैं जो हायर टेम्परेचर के ऊपर होते हैं उनकी थर्मल वाइब्रेशन भी हायर होती हैं। थर्मल वाइब्रेशन क्या चीज़ है? थर्मल वाइब्रेशन ऐसी वाइब्रेशन है उन इलेक्ट्रॉन्स की या उन पॉजिटिव चार्जेस की जिनको हीट किया जाए तो वो अपनी जगह से जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे। तो ये ट्रैवल कहाँ करेंगे? ये उस जगह पे ट्रैवल करेंगे जहाँ पर इनका टेम्परेचर जो है वो कम है। सो अगर आप थर्मोकपल्स में एक मटेरियल का टेम्परेचर जो है वो हायर रखते हैं, सो पॉजिटिव चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और इस तरीके से आपके पास हीट एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि चार्जेस इन मोशन प्रोवाइड यू द इलेक्ट्रिक करंट। एंड नाउ फॉर द लास्ट पार्ट हम देखते हैं कि सोलर सेल्स क्या हैं। सोलर सेल्स आजकल हर किसी को पता है, डिमांड है, मार्केट में यूज़ हो रहे हैं। तो सोलर सेल्स आपके पास डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बाज़ बच्चों का क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है, और जब मैंने ये लाइव सेशन में ये क्लास ली थी तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था कि थर्म में भी आप हीट को चेंज कर रहे हैं और सोलर में भी अल्टीमेटली जो सनलाइट है उससे हीट आपके पास आ रही होती है तो आप उसको चेंज कर होते हैं। बेटा देयर इज़ अ डिफरेंस। थर्मोकपल्स पे हम लोग डायरेक्टली हीटेड एलिमेंट से जो है वो कन्वेक्शन करा कर एक जगह से दूसरी जगह जो है वो एनर्जी जो है वो लेके जा रहे होते हैं, लेकिन सोलर सेल्स में हमारे पास डायरेक्ट सनलाइट जो है वो यूज़ हो रही होती है। ऑल्दो सनलाइट जो है वो हीटिंग एलिमेंट जो है वो ज़रूर प्रोवाइड कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर हम मटेरियल को हीट नहीं कर रहे, बल्कि सनलाइट से हम अपने पीएन जंक्शन या डायोड को जो है वो एनर्जाइज कर रहे हैं। पीएन जंक्शन और डायोड क्या है वी विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 18। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना बता दूँ कि ये चीज़ें सेमी कंडक्टर डायोड्स होते हैं, ना कि ये प्योर कंडक्टर हैं जो कि हर वक्त कंडक्ट करते रहें, ना तो ये प्योर इंसुलेटर हैं वुड की तरह कि कभी भी कंडक्ट ना करें, बल्कि उनके दरमियान का कुछ मटेरियल है जिसको अगर आप जो है वो हीट प्रोवाइड करेंगे या जिसको आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जाइज हो जाएंगे और आपको करंट मिलना शुरू हो जाएगा। सो सोलर सेल्स आर द सेल्स विच कन्वर्ट द डायरेक्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो दीज आर द 4 सोर्सेज ऑफ लाइट एंड आई गेस एंड आई होप कि आपको ये तमाम चीज़ जो है वो ईजिली समझ में आ गई होगी। नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो आई एम मूविंग टूवर्ड्स द इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। भाई करंट आपने प्रोड्यूस कर लिया, आपको करंट का पता लग गया, आपने करंट के यूनिट कर लिए, आपको करंट की डायरेक्शन का भी पता है।
नाउ करंट अगर आपके पास एक डिवाइस में मौजूद होगा या करंट आपके पास कंडक्टर के अंदर मौजूद होगा तो ये कौन कौन से इफ़ेक्ट्स जो है ये प्रोड्यूस कर सकता है और क्या हम उन इफ़ेक्ट्स को यूटिलाइज़ भी कर रहे होते हैं, तो उन चीज़ों को हमने यहाँ पर देखना है। एंड दीज आर कॉल्ड द इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट में हमारे पास 3 इफ़ेक्ट्स आपकी बुक जो है वो बताती है। ऑल्दो देयर आर वास्ट इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट्स, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ 3 जो है वो इसको पढ़ रहे हैं और यही 3 की ही आगे कुछ ब्रांचेस होती हैं जिनको हम जो है वो वास्ट एप्लीकेशंस में जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। सो बेसिक पर्पस और बेसिक्स तो आपके पास ये यहाँ पे 3 ही हैं। तो सबसे पहला आपके पास इफ़ेक्ट है हीटिंग इफ़ेक्ट। आप किसी भी कंडक्टर में जो है वो करंट प्रोड्यूस करा लें, आपको हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग फैक्टर जो है वो लाजमी मिल रहा होगा। सो इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं द हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ द करंट। लेट्स सपोज आपके पास एक वायर है, यहाँ पर आपको एक वायर नज़र आ रही होगी। इसी वायर को अगर मैं एक कॉइल शेप कर लूँ तो अब आपके पास यहाँ पर जो है वो 2 वायर्स नज़र आ रही हैं। हर वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जो है वो होती है। रेजिस्टेंस क्या होती है? करंट को अपोज करने की एबिलिटी। जो हिंड्रेंस आपके तार या आपका कंडक्टर करंट को दे रहा होता है, फील करा रहा होता है, उस चीज़ को आप जो है वो रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 वायर्स हैं, इन दोनों की स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेस जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं। एक वायर को जो है वो आपने टर्न अराउंड किया हुआ है, उसकी कॉइल शेप बनाई हुई है। नाउ अगर आप इन दोनों वायर्स में करंट प्रोड्यूस करा लें और एक जगह से दूसरी जगह पास कराने में कामयाब हो जाए तो आप देखेंगे कि आपके पास ज़्यादा हीटिंग एलिमेंट या ज़्यादा हीटेड वायर जो है वो कौन सी है? वो वाली तार जिसको आपने कॉइल शेप में किया हुआ है। क्यों? क्योंकि तार की अपनी रेजिस्टेंस भी है, इसके साथ साथ आपने उसको बेंड भी कर दिया है। बेंड की वजह से चार्जेस के लिए एक हिंड्रेंस आ गई एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, तो ये वाली वायर जो है वो हीट जो है वो लाजमी होगी। इसी हीटिंग इफ़ेक्ट को हम बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं और ये हीटिंग इफ़ेक्ट एक्चुअली तो एक नुकसान है। यानी हम नहीं चाहते कि हमारा कंडक्टर जिसके अंदर करंट मौजूद हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट हो, क्योंकि आपके पास एसी करंट मौजूद होता है, ट्रांसफार्मर से आपके घरों तक आ रहा होता है, तो हम नहीं चाहते कि वो जो है वो परफेक्टली जो है वो इतना ज़्यादा हीट हो जाए कि आपकी तारें जो हैं वो जल जाएँ। लेकिन बाज़ ऐसी वायर में जहाँ पर हम डायरेक्ट करंट यूज़ कर रहे हैं या अल्टरनेटिंग करंट यूज़ कर रहे हैं और उनका एक सूटेबल टेम्परेचर है, तो इस सूटेबल टेम्परेचर के नुकसान को हम अपने फ़ायदे में भी यूज़ कर लेते हैं। वो फ़ायदे कौन कौन से हैं? आपके पास इलेक्ट्रिक केटल्स हैं, आपके पास इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं, आपके पास इलेक्ट्रिक गीज़र्स हैं। तो ये इन तमाम चीज़ों में आप क्या कर रहे हैं? आप अपने वायर को जो है उसके अंदर करंट प्रोड्यूस कराते हैं और वायर जो है वो हीट हो जाती है और जैसे ये हीट हो जाए तो उस चीज़ को हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड द हीटिंग इफ़ेक्ट। अगर यहाँ पर आप हीटिंग इफ़ेक्ट की सिंपल सी एक्सप्रेशन देखें, सो दैट विल बी इक्वल टू H इज़ इक्वल टू I² RT, यानी ये बराबर है उस कंडक्टर के अंदर मौजूद करंट के, उस कंडक्टर के अंदर मौजूद रेजिस्टेंस के और टाइम के। तो आप इन तीनों फैक्टर्स को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट विल गिव यू द हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ द करंट। सेकेंड इफ़ेक्ट जो है जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं, दैट इज़ द मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में ईजिली बता दिया था कि जब भी हमारे पास चार्जेस के इर्द गिर्द जो फील्ड मौजूद होती है, सिर्फ चार्जेस ऐसे नहीं जो कि स्टेशनरी में हों, बल्कि मूविंग चार्जेस के इर्द गिर्द जो हमारे पास फील्ड मौजूद होती है, उस फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो बच्चे आपके पास यहाँ पर जब भी कोई ऐसी कॉइल जिसको आपने बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है, ये कॉइल का एक एंड आपके पास पॉजिटिव बन जाएगा, दूसरा एंड आपके पास नेगेटिव बन जाएगा और ये बिल्कुल एक्ट करेगा जैसे आपके मैग्नेट के 2 पोल्स एक्ट करते हैं। मैग्नेट में आपके पास नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, तो जैसे ही आप इस कॉइल को अपनी बैटरी के साथ अटैच करेंगे तो कॉइल का एक एंड नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा, दूसरा एंड साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि चार्जेस जो हैं वो फर्दर अपार्ट हो चुके हैं। और अब आप अगर कोई भी नीडल या आयरन का पीस इस वायर के कॉइल के करीब लेके आएंगे तो ये उससे अट्रैक्ट हो जाएगा। सच अ टाइप ऑफ अ वायर जो कि किसी भी आयरन के पीस को या स्टील के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले तब तक जब तक उसके अंदर करंट मौजूद है, ऐसी चीज़ को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते होते हैं। एंड दैट इज़ जस्ट बिकॉज कि आपके इस कॉइल के इर्द गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मौजूद है। मैग्नेटिक फील्ड को हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे इन चैप्टर नंबर 15। अप टिल नाउ आप लोगों के लिए इतना कॉन्सेप्ट काफ़ी है कि मूविंग चार्जेस के इर्द गिर्द जो है जो फील्ड मौजूद है उसको आप मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। द थर्ड एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ करंट इज़ द केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ द करंट। केमिकल इफ़ेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल इफ़ेक्ट आपके सेल्स बैटरीज़ में जो है वो यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी केमिकल इफ़ेक्ट जो आपकी बुक ने यूज़ किया है
उसकी एप्लीकेशन जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। चलें जी केमिकल इफ़ेक्ट को देखना शुरू करते हैं कि केमिकल इफ़ेक्ट क्या है। और अगर यहाँ पर आपके जहनों में आपकी यूपीएस बैटरीज़ जो हैं वो रहती हैं जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट या लिक्विड मौजूद होता है, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त एक क्राइटेरिया है और उसको आप इजीली विजुलाइज़ कर सकते हैं जो भी बातें मैं यहाँ पर बोलूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल इफ़ेक्ट के लिए मैंने यहाँ पे जो वेज़ल लिया हुआ है, जो चैम्बर लिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं वोल्टामीटर। इस वोल्टामीटर के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रोड जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट के बने हो सकते हैं, कॉपर के बने हो सकते हैं, कुछ ऐसा मटेरियल हो सकता है जो कि कंडक्ट करता होता है। और फिर आपने ये भी देखा है कि सॉल्ट एंड वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। खाली पानी या सिंपल वाटर जो है वो आपके पास जो है वो बेस होता है, लेकिन उसके अंदर अगर आप सॉल्ट मिला दें तो उसकी नेचर एसिडिक हो जाती है। और अब इस वाटर के अंदर अगर आप करंट पास करें तो आपको झटका लग सकता है, करंट लग सकता है। सो सॉल्ट एंड वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर मैंने जो सोल्यूशन लिया है और जो आपकी बुक जो एग्जांपल दे रही है दैट इज़ CuSO4 सोल्यूशन, जिसको हमने पानी में मिक्स किया है और उसका एक डाइल्यूट सोल्यूशन जो है वो बना लिया है और वोल्टामीटर के अंदर इसको रख दिया है। जैसे ही आप इसको पानी के अंदर जो है वो मिक्स करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस के अंदर, जिसमें आपके पास Cu आयंस अलग हैं और SO4 आयंस अलग हैं। Cu के साथ नेगेटिव चार्जेस होते हैं, SO4 के साथ पॉजिटिव चार्जेस हैं। और फिर आपने 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पे लेने हैं जो कि कॉपर के बने हुए हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आप बैटरी के टर्मिनल से जो है वो अटैच करेंगे। याद रहे कि इस लिक्विड को आप इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जो वेज़ल आपने यूज़ किया है उसको आप वोल्टामीटर बोलते हैं। और ये जो हम करने जा रहे हैं जिसमें आयंस को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कराएंगे, तो इस पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। अब जैसे ही आपने इलेक्ट्रोड्स को अपने टर्मिनल्स के साथ अटैच किया है तो वो इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है वो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा और जो नेगेटिव के साथ अटैच है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं। यही तमाम प्रोसेस जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यूज़ होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक सिंपल सा मेटल का पीस है जिसके ऊपर आपने गोल्ड की जो है वो लेयर चढ़ानी है, तो आप क्या करेंगे, आप गोल्ड का जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे और फिर आप इस तरह बैटरी लगाएंगे। तो जो आपके गोल्ड के नेगेटिव आयंस हैं वो आपके पॉजिटिव एनोड की तरफ जाके जो है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड इन दिस वे वी गेट अ चीप मेटल टू बी कोटेड विद अ गोल्ड लेयर। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है एंड दिस होल प्रोसेस इज़ अ केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ द करंट। केमिस्ट्री में आप ये तमाम चीज़ें पढ़ते हैं कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन और कैथोड के ऊपर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होती है। तो ये प्रोसेस आप केमिस्ट्री से जो है वो सीखते हुए आएंगे और ये आप केमिस्ट्री की क्लास में इजीली अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। तो ये वही इफ़ेक्ट ही है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो यहाँ पर एनोड और कैथोड के ऊपर हो रहा है। आई होप आपको आज के केमिकल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ईज़िली समझ में आए होंगे। तो इसको हम इतना ज़्यादा जो है वो बहुत लंबा नहीं कर रहे इस तमाम चीज़ को, ये शॉर्ट में आपके पास कॉन्सेप्ट है और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मूव करेंगे एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तो स्टे ट्यून्ड एंड तब तक आप ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से देखते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं ये सोच रहा हूँ कि ना सिर्फ आपको लेक्चर्स बल्कि आपका MCAT का टाइम आ चुका है और वो बच्चे जो कि अभी अपने फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर वाली क्लासेस में आए और अल्टीमेटली उन्होंने भी MCAT और ECAT देना है। सो आई एम डिसाइडिंग कि आपको नेक्स्ट लेक्चर से जो है वो कुछ ऑब्जेक्टिव का पार्ट और यहाँ पर कुछ MCQs भी जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि ना सिर्फ आपके पास आपके ये रेगुलर लेक्चर्स हों बल्कि इसके साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल सके विद द एनिमेशन, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से अपने MCQs भी जो हैं उनको ग्रैब कर सकें, उन पर फुली ग्रिप जो है वो हासिल कर लें। क्योंकि मेरे पास जो क्लास है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन MCQs बेस होते हैं और बच्चों को जो है वो ये नहीं पता लग रहा होता कि हमने किस तरीके से जो है वो ऑप्शंस को जो है वो क्लिक करना है ताकि हम जो है वो अपने एंट्री टेस्ट को जो है वो ईजिली पास कर सकें। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और आखिर में मैं ये लाजमी बोलूँगा कि लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज़्यादा वीडियोस आपको मिलती जाएंगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें अगर ये आपके रिलेटेड है और इसके साथ साथ ना सिर्फ आपको यहाँ पर FSC की बेस्ड चीज़ें बल्कि आपको पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करना है और एजुकेशनल बिड्स और क्या क्या चीज़ें होती हैं, सो वो तमाम चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिलती जाएंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लविंग मी। इसी तरीके से थैंक यू सो मच। अल्लाह।